नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका बुक पढ़ लो यूट्यूब चैनल पर अभिनंदन और स्वागत है। हम राजस्थान के जो बदला हुआ पैटर्न था 41 जिलों के अनुसार राजस्थान जीके का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कक्षा 10 की जो पुस्तक हमारा राजस्थान, उसके 5 अध्याय अपन पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम अध्याय नंबर 6 जो है राजस्थान का भौतिक स्वरूप, इस पर अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा जो राजस्थान कक्षा 6 उसका जो चैप्टर नंबर 6 है उसका नाम है राजस्थान का भौतिक स्वरूप, यानी राजस्थान को कितने भौतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है, इसका स्वरूप कैसा है, किस किस क्षेत्र में किस प्रकार की जनसंख्या, कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, कितना भूभाग है उस क्षेत्र में आता है, इसके बारे में आज अपन देखेंगे। पिछले पिछले अध्याय में हमने राजस्थान के राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्वरूप अथवा अवस्थिति का अध्ययन किया। क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में भौतिक स्वरूप कितने हैं? राज्य की पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ की जलवायु कैसी है? हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में समझते हैं। यानी कि जो राज्य में है वो ऊंची पर्वत चोटियाँ कौन कौन सी है, यहाँ की जलवायु कैसी है, इसके बारे में इस अध्याय में देखेंगे। राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है वो अत्यंत जटिल एवं विविधतायुक्त है। राज्य के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। यानी जो ये अपने राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है, ये वैसे तो गुजरात के खेड़बर्मा से निकलकर दिल्ली की रायसिंग पहाड़ियों तक ये पर्वतमाला है, लेकिन इसका सर्वाधिक भाग है वो अपने राजस्थान में। लगभग 80% भाग इस पर्वतमाला का वो राजस्थान से होकर गुजरता है। जब इस पर्वतमाला का उदय हुआ तब ये वलित प्रकार की पर्वतमाला थी, लेकिन वर्तमान में यह अवशिष्ट प्रकार की पर्वतमाला हो गई है, क्योंकि वर्षा के कारण है इसका जो है अपर्दन, ऊपर की जो चोटियाँ हैं उनका अपर्दन यानी कंकड़ पत्थर टूटकर इसकी हाइट वो कम हो गई है, इसलिए अब ये अवशिष्ट प्रकार की पर्वतमाला की श्रेणी में आती है। राज्य का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय है एवं दक्षिण पूर्वी भाग वो पठारी है। अतः इस भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन से? थार का मरुस्थल और अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान को भौतिक या भू संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो इसके आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला थार का मरुस्थल, दूसरा अरावली पर्वतमाला, तीसरा पूर्वी मैदान और चौथा दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। तो सबसे पहले अपन देखते हैं थार का मरुस्थल, यानी कि थार का मरुस्थल की क्या क्या विशेषता है, ये राजस्थान के किस क्षेत्र में पड़ता है? तो भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। यानी ये जो अपना मान लो विषम चतुर्भुजा का राजस्थान है, तो इसका जो ये पश्चिमी भाग है, ये वाला जो एरिया है ये कहलाता है थार का मरुस्थल। ये राज्य के 15 जिलों में से लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। यानी कि ये पूरे राज्य की जो भूमि है 100%, उसमें से केवल 61% भूमि पर तो ये केवल मरुस्थल फैला हुआ है, जो थार का मरुस्थल है। इसमें कितने जिले शामिल हो जाते हैं इस मरुस्थल में? राजस्थान के 15 जिलों में ये फैला हुआ है। यहाँ पर राजस्थान की लगभग 40% आबादी, हाँ ये भी एक अच्छा फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि लगभग 40% जनसंख्या है वो इस मरुस्थल में निवास करती है। तो इस जनसंख्या की दृष्टि से ये देखें तो ये मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनघनत्व है। यानी यहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है, और पशु घनत्व यानी पशुओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण विश्व का सबसे संपन्न या समृद्ध मरुस्थल इसको बोल सकते हैं। कि यहाँ पे जनघनत्व भी अधिक है, पशु घनत्व भी अधिक है, खनिज की जो विविधता है वो भी अधिक है, और जो वन्य जीव है, वनस्पति है, कृषि है, सिंचाई के साधन उपलब्ध होने के कारण ये विश्व का सबसे समृद्ध मरुस्थल कहलाता है। तो आपको इसमें ये दो जो बातें इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान में रखनी है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर ये 3 जिलों के नाम आए। इसमें स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल कहा जाता है। यानी भारतीय महामरुस्थल को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये नाम पूछा जाता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत की किस दिशा में स्थित है या किस राज्य में पड़ता है? तो आपको बताना ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ये राजस्थान में सर्वाधिक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी एवं रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं। इन्हें बालू का स्तूप एवं स्थानीय भाषा में दोरे या दरियन कहते हैं। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, घग्गर का मैदान, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौरी उच्च भूमि तथा अंत प्रवाही प्रदेशों में व्यक्त किया गया है। तो देखो अपन ने ये जो देखा थार का मरुस्थल, इसमें अपन देखें थार के मरुस्थल में कि अपने को कौन कौन सी मुख्य बातें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि इस मरुस्थल में है राजस्थान का जो टोटल भूभाग है उसका 61% भूभाग इस थार का मरुस्थल फैला हुआ है 61% भूभाग पर, और इसमें राजस्थान की टोटल 15 जिले शामिल है। और जनसंख्या देखें तो कुल 40% जनसंख्या वो इसी मरुस्थल में निवास करती है। और ये जो मरुस्थल है ये काफ़ी समृद्ध मरुस्थल है। जनसंख्या घनत्व के हिसाब से, पशु घनत्व के हिसाब से देखें तो ये सर्वाधिक जन घनत्व और पशु घनत्व वाला मरुस्थल है। और वर्षा, खनिज संपदा, वन्य जीव, वनस्पति आदि के मामलों में भी ये सर्वाधिक संपन्न मरुस्थल है। तो ये बातें आपको मुख्य पॉइंट के रूप में ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो मरुस्थल बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र में रेतीले दौरों के रूप में फैला हुआ है, इसे भारत का महान मरुस्थल यानी महामरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे जो मिट्टी के बड़े बड़े दौरे या टीले होते हैं, इन टीलों को स्थानीय भाषा में दोरे या दरियन कहा जाता है। और इस थार के मरुस्थल को अपन आगे चलकर एक मैं आपको बता ही देता हूँ नक्शे के माध्यम से। देखिए ये अपना राजस्थान का भौतिक स्वरूप का नक्शा है। इसमें जो ये येलो रंग वाला है, ये येलो रंग वाला जो भी भाग है ये पूरा थार का मरुस्थल के अंतर्गत आता है। इसमें
जो ये वाला एरिया है जैसलमेर, बाड़मेर और ये बीकानेर वाला, ये जो है इसको महामरुस्थल यानी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ जैसलमेर में एक पक्षी पाया जाता है जो राजस्थान का राज्य पक्षी भी है, गोडावण, उसको ग्रेट इंडियन वेस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे एक श्यावणी या पौष्टिक घास होती है, इसके भीतर ही रहता है। तो इसके आपको ये ध्यान में रखना है कि इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। और ये आपको मध्य में एक दिख रहा होगा जो जैसलमेर, फलोदी और बाड़मेर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये जो क्षेत्र है यहाँ पे बालू का स्तूप यानी दोहरे नहीं है, यहाँ पे कंकरीली पथरीली मिट्टी है। तो ये जो एरिया है थोड़ा सा ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश यानी क्षेत्र है, जहाँ पे दोहरे नहीं होकर कंकरीली पथरीली रूपी मरुस्थल पाया जाता है। तो आपको इस थार के मरुस्थल की विशेषताएं मैंने आपको बताई। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट भौतिक प्रदेश, जिसका नाम है अरावली पर्वतमाला। इसके बारे में देखें तो ये अरावली पर्वतमाला है, ये राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी दिशा में राजस्थान के लगभग 9% भाग, यानी कि जो थार का मरुस्थल था वो तो था 61% पर, और ये पूरे राजस्थान के 9% भूभाग पर अरावली पर्वतमाला फैली यानी विस्तृत है। यह विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है, जो दक्षिण में गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से उत्तर में दिल्ली के रायसीना पहाड़ी तक लगभग 692 किलोमीटर में विस्तृत यानी फैली हुई है। इसे हमें आडवाड़ या आडा अवाड़ भी कहते हैं। यानी इससे जो अरावली पर्वतमाला है इसको राजस्थान में आडवाड़, यानी जैसे किसी चीज़ को रोकना होता है ना, तो वो आडवाड़ के नाम से अपन बोलते हैं कि इसको आड़ लगा तो ताकि ये आगे नहीं फैले। वैसे ये राजस्थान में है वो थार के मरुस्थल के आगे एक आडवाड़ का काम करती है, यानी कि थार के मरुस्थल को आगे नहीं फैलने देती, इसलिए इस पर्वतमाला को राजस्थान में आडवाड़ या आडा अवाड़ पर्वतमाला भी कहते हैं। ये टोटल 692 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 580 किलोमीटर लगभग 80% अरावली पर्वतमाला वो राजस्थान में फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला को राजस्थान में 2 भागों में विभाजित करती है, यानी कि ये राजस्थान के मध्य से होकर गुजरती है, इसलिए ये पूरे राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। यानी कि पूर्वी साइड के राजस्थान को तो बोलते हैं पूर्वी राजस्थान, और इसके पश्चिमी भाग वाले राजस्थान को बोलते हैं पश्चिमी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है, यानी सबसे ऊंची भूमि देखिए राजस्थान की तो ये अरावली पर्वतमाला ही है। इस पर्वतमाला से विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं, यानी कि अगर इस अरावली पर्वतमाला में खनिजों की विविधता के हिसाब से देखें तो 81 से प्लस खनिज इस अरावली पर्वतमाला में विविध है, जिसमें लगभग 67 खनिजों का तो उत्खनन वर्तमान में हो रहा है। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है। इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल है, यानी कि सबसे ऊंचा जो भूमि है वो अरावली पर्वतमाला है। यहाँ से जो वर्षा के कारण जिन नदियों का उद्गम होता है वो उन अधिकांश नदियों का उद्गम भी इस अरावली पर्वतमाला से ही होता है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति जैसे वन्य जीव है, जड़ी बूटियाँ पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है। इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, यानी इस अरावली पर्वतमाला को है वो राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से भी जीवन रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो मानसून आता है उसके रूप में बाधा के रूप में काम करती है, जिससे कि पूर्वी राजस्थान में अधिकतर वर्षा इस अरावली पर्वतमाला के अडवाड़ के कारण ही होती है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर, जो अपने सिरोही जिले के में माउंट आबू में पड़ती है। ये सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है, आप ध्यान में रख सकते हैं कि इस जो चोटी है गुरु शिखर ये सिरोही जिले के माउंट आबू में पड़ती है और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। एक बार इस मैप को अपन देख लेते हैं एक एक करके। तो ये राजस्थान का भौतिक प्रदेश है, जिसमें अपने देखा कि ये जो येलो कलर वाला भाग है पूरा राजस्थान का, ये थार का मरुस्थल कहलाता है। ये पूरा कहलाता है थार मरुस्थल। और इसके जो ये वाला भाग है ये आप पूरा देख सकते हैं। देखो ये तो है महा मरुस्थल के नाम से, जैसे इंडियन ग्रेट डेजर्ट के नाम से जानते हैं, और इसको अपन बोलते हैं अर्ध मरुस्थल, यानी इसमें जो मरुस्थलीय जलवायु है उसका कुछ प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये अर्ध मरुस्थल ये पूरा भाग है लगभग, ये राजस्थान का 60 यानी 1% यानी 61% भूभाग है टोटल, इसमें ये मरुस्थल फैला हुआ है। इसको भी अपन 2 भागों में पढ़ते हैं, ये शुष्क मरुस्थल और ये जो है ब्राउन रंग वाला इसको बोलते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब ये जो आपको दिख रही है ये वाला भूभाग, ये देखो ये जो डार्क ब्राउन वाला भूभाग है ये है राजस्थान में अरावली पर्वतमाला, और ये पूरे राजस्थान का लगभग 9% भाग है वो कवर करती है ये पर्वतमाला। ये तो पूरा 61%, जिसमें 15 जिले शामिल थे, और ये 40% आबादी इसमें निवास करती है। इस भूभाग ये टोटल 9% भूभाग में अरावली पर्वतमाला फैली हुई है, जिसमें राज्य की कुल 10% आबादी लगभग इस अरावली पर्वतमाला वाले क्षेत्र में निवास करती है। जिसमें अपन देखेंगे कि इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो यहाँ पे देखो माउंट आबू में पड़ती है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर, और इसमें कई पठार कई चोटियाँ अपन इसमें आगे देखेंगे। इसको एक बार मैं आपको बताना चाहूँ तो पूरे चारों भौतिक प्रदेश को इसके माध्यम से बता सकते हैं अपन। देखो ये जो दिख रहा है आपको, पहले अपन बात कर लेते हैं थार के मरुस्थल की। तो थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांटते हैं अपन। एक तो शुष्क मरुस्थल जो येलो रंग वाला दिख रहा है आपको, ये तो कहलाता है शुष्क मरुस्थल, ये पूरा भाग है, ये तो शुष्क मरुस्थल है। इसमें ये बालू का स्तूप क्षेत्र आपको बता ही दिया। यहाँ पे जो ये ऊपर ग्रीन वाला भाग दिख रहा है गंगानगर हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र आता है, इसमें घग्गर नदी का मैदान है, इसलिए इसे घग्गर नदी मैदान क्षेत्र भी कह सकते हैं अपन, यानी नदी बेसिन होने के कारण। और ये जो इलाका है ब्राउन हल्का ब्राउन आपको दिख रहा है, ये हल्के भूरे रंग वाला, इसमें वो बोलते हैं अर्ध शुष्क
मरुस्थल, यानी इसमें जो एक तो आता है शेखावाटी क्षेत्र, इसमें नागौरी उच्च भूमि ये शामिल है इधर, और ये इधर नीचे लूणी नदी का बेसिन इसमें शामिल है। और ये जो डार्क ब्राउन है ये राजस्थान की अरावली पर्वतमाला है। ये जो डार्क ब्राउन भाग है ये राजस्थान की अरावली पर्वतमाला जो 9% भाग में फैली हुई है। और ये जो ग्रीन वाला भाग आपको दिख रहा है इधर, ये पूरा जो ग्रीन एरिया है ये कहलाता है पूर्वी मैदानी भाग, यानी यहाँ पे नदियों के कारण है वो मैदान बने हुए हैं। जैसे यहाँ पे चंबल नदी का मैदान है, यहाँ बनास नदी है, और यहाँ पे बाणगंगा नदी भी अपने देखेंगे। यहाँ नीचे के क्षेत्र में जैसे बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र में माई नदी का बेसिन होने के कारण यहाँ छप्पन का मैदान के नाम से इस क्षेत्र को जानते हैं। और ये जो ब्लैक वाला भाग आपको दिख रहा है इधर दक्षिण पूर्व की तरफ, इसे हाड़ौती प्रदेश कहते हैं, यानी दक्षिण का पूर्वी पठारी भाग है, ये इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये मुख्यतः 4 भागों में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को बांटा गया है। ये थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्व का मैदान और ये हाड़ौती पठार। अब अपन देखते हैं तीसरे नंबर पे पूर्वी मैदानी भाग। देखो ये जो पूर्वी का मैदानी भाग है इसकी क्या विशेषता है इसको अपन देखेंगे। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा व उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जो विस्तृत रूप से गंगा के मैदान का ही प्रवाह है, यानी कि इनकी जो नदियाँ हैं ये एक दूसरे में मिलकर आगे गंगा नदी या गंगा की सहायक नदियों में मिल जाती है। इसलिए ये जो मैदान क्षेत्र आता है वो गंगा के मैदान के नाम से ही जाना जाता है। ये मैदान राज्य के लगभग 23% भाग में फैला है, यानी कि ये जो पूर्वी मैदानी भाग है ये पूरे राजस्थान की भूभाग का 23% भाग पर फैला हुआ है। और इसमें लगभग पूरे राज्य की है वो 40% यानी 39 या 40% आबादी है वो निवास इसी पूर्वी मैदान वाले भूभाग में करती है। चंबल नदी के आसपास कोटा से लेकर धौलपुर तक का क्षेत्र नालीय प्रदन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया, यानी कि चंबल नदी के तीव्र भाव के कारण है वो क्षेत्र थोड़ा उबड़ खाबड़ हो गया है, जिससे चंबल के बियड या डांग या उत्खात भूमि यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेडलैंड टोपोग्राफी। तो आपको ये ध्यान रखना है, टोपोलॉजी एंड टोपोग्राफी, इसको जो उबड़ खाबड़ भूमि है इसको इंग्लिश में बोला जाता है बेटलैंड टोपोग्राफी। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ये बेटलैंड टोपोग्राफी है ये राजस्थान के किस क्षेत्र या किस नदी बेसिन में स्थित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कोटा से धौलपुर जो नदी चंबल नदी का भाव क्षेत्र है, यहाँ पे नदी के तीव्र भाव के कारण ये क्षेत्र उबड़ खाबड़ हो गया, जिसे उत्खात भूमि या बियड या डांग क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक जनघनत्व वाले इस क्षेत्र में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। तो आप देखो इन चारों भौतिक प्रदेशों में इस प्रदेश में है वो भूमि एरिया कम होने के बावजूद भी यहाँ पे देखो थार मरुस्थल में 61% भूमि थी और वहाँ पे 40% जनसंख्या निवास कर रही थी, जबकि ये पूरे राजस्थान का 23% एरिया होने के बावजूद भी यहाँ लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक भूभाग हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो है नदियों का बारिश का पानी की विविधता नदियों का पानी अधिक होने के कारण अच्छी फसल हो जाती है, अच्छे रोजगार के साधन उपलब्ध हो जाते हैं, तो लोगों का जो सुख सुविधा के हिसाब से यहाँ पे अधिक संख्या में जनसंख्या निवास करती है, जिसके कारण यहाँ पे जो जनघनत्व है वो राजस्थान के अन्य भूभाग की तुलना में इस पूर्वी मैदानी भाग में अधिक है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में माही और उसकी सहायक नदियों का निर्मित कुछ मैदानी भाग है, जिन्हें माई मैदान के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि माई नदी का जो भाव क्षेत्र है इसके आसपास के मैदानों को माई के मैदान के नाम से जाना जाता है। 56 गांवों के समूह एवं 56 नदी नालों से निर्मित मैदान की इसे 56 का मैदान भी कहा जाता है। और प्रतापगढ़ में माई नदी का जो बेसिन है इसे कांठल का मैदान भी कहा जाता है। तो ये भी बहुत अच्छे फैक्ट हैं आपको ध्यान में रखने कि माई नदी बेसिन के जो मैदान है उसे 56 गाँवों या नदी नालों के समूह के कारण इसे 56 का मैदान भी कहा जाता है। अब अपन देखते हैं अंतिम भूभाग या चौथा भूभाग दक्षिणी पूर्वी पठार। यह राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ा वंशी शासक, आपको बताया कि पहले यहाँ पे जो मीणा थे, मीणाओं का शासन था, फिर चौहानों की एक शाखा थी हाड़ा, उसका शासन रहने के कारण इस भूभाग का नाम पड़ा हाड़ौती। हाड़ा वंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। राज्य के लगभग 7% भाग में फैले, यानी 6.89 लगभग अपन बोले तो ये 7% भूभाग में फैला हुआ है। और इस पठारी क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यमकाली है, जो उपजाऊ मिट्टी है, यानी कि ये मध्यमकाली उपजाऊ मिट्टी जो कपास के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, ये मिट्टी अपने इस दक्षिण पूर्वी पठार में पाई जाती है। यानी कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मध्यमकाली मिट्टी किस क्षेत्र में है या किन जिलों में स्थित है, तो आप याद रखेंगे ये हाड़ौती वाले क्षेत्र, कोटा जो 12 झालावाड़ वाला क्षेत्र है, यहाँ पे ये मध्यमकाली मिट्टी उपजाऊ मिट्टी होती है, काफ़ी है पाई जाती है। राजस्थान के अन्य पठारों में प्रमुख है, राजस्थान में अपन देखें कि कौन कौन से पठार है, ज़्यादातर ये अरावली वाला जो क्षेत्र है यहीं पे पठारी भूमि मिलती है। तो इसमें देखें तो पठार कौन कौन से, सिरोही में स्थित उड़िया का पठार, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, अबू का उड़िया का पठार। तो ये सिरोही में स्थित 2 पठार है, एक तो उड़िया और एक अबू का पठार। उदयपुर और राजसमंद की तरफ एक पठार पड़ता है जिसका नाम है बोराट का पठार। चित्तौड़गढ़ में एक, जहाँ चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है वो मेसा के पठार पर है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि चित्तौड़गढ़ का किला वो मेसा के पठार पे है, तो वो मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के पूर्वी भाग में स्थित उपरमाल का पठार जिसको बोलते हैं, तो ये जो उपरमाल का पठार है ये चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। उदयपुर और प्रतापगढ़ में स्थित है एक पठार जिसको बोलते हैं लसाड़िया का पठार। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि लसाड़िया का पठार किस क्षेत्र में अंतर्गत है, तो ये उदयपुर के दक्षिणी साइड यानी कि प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र की ओर है। तो ये अपने राजस्थान के 4 भौतिक भूभाग, जो भौतिक भूभाग है वो देखे अपन ने। सबसे पहले अपन ने देखा थार का मरुस्थल, फिर देखा अपन ने अरावली पर्वतमाला, और तीसरा देखा पूर्वी मैदानी भाग, और चौथा देखा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, जिसका
परिचय मैंने आपको लगभग मोटा मोटा करवा दिया, मोटा मोटा मतलब एकदम ऊपरी ऊपरी तौर से बताइए। हालांकि इसमें डीपली अपने को और भी अध्ययन करने को आगे मिलेगा, आगे की जो 7वीं 8वीं की बुक है इनमें और भी अपन गहराई से इनको जानेंगे। तो एक बार आपको इसका जो भौतिक स्वरूप का मैप आपके दिमाग में सेट हो गया होगा कि कौन कौन सा क्षेत्र है, वो किस किस भौतिक स्वरूप को किस किस नाम से जाना जाता है, कितनी कितनी जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है, तो ये सब बातें आपने जान ली होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो आज अपन ने चारों भौतिक स्वरूप देखे ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को अपने साथियों के साथ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आपके छोटे जो बहन भाई है जो स्कूली शिक्षा में पढ़ रहे हैं उनके साथ शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय जय राजस्थान।